अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिलाल अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम ही मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा का इस्तक़बाल करता हूँ। तो मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, आज के इस वीडियो में हम टीएस टेट 2017 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन से चंद साबिक़ा सवालात को हल करेंगे और साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम मज़ीद पार्ट्स आपके लिए लेकर आएँ तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा ताकि हम मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ में आ सके, क्योंकि हम यहाँ पर ना सिर्फ सवालात को हल कर रहे हैं बल्कि सवालात के साथ मज़ीद उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल एक है और उसके कॉन्सेप्ट्स अनेक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है हमारा, मालूमात को ना तो दिया जा सकता है और ना ही हासिल किया जा सकता है, इस बयान को किसने पेश किया? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ये चार ऑप्शन साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स है, यानी साइकोलॉजी के मकातिब फ़िक्र है। तो इन चारों में से कौन से स्कूल का ये मानना है कि मालूमात को ना तो दिया जा सकता है और ना ही मालूमात को हासिल किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम एक एक करके तमाम स्कूल्स के बारे में चंद या थोड़ी सी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पुराना जो स्कूल है या सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिस्ट या स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके बानी है विलियम वुंट, और विलियम वुंट को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली है क्या? स्ट्रक्चरलिज्म में हम माइंड या हमारे कॉन्शियसनेस या शऊरी हालत के अज्जा के बारे में हम जो है बहस करेंगे। यानी अगर हम इसको मिसाल के तौर पर समझना चाहें तो अगर एक सूटकेस में एक दवाई रखी हुई है तो वो दवाई किस चीज़ के लिए काम आ रही है ये देखने के बजाय हम उस दवाई के अज्जाए तरकीबी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि वो दवाई किस चीज़ की बनी हुई है, और हम मज़ीद उस पर जो है रिसर्च करके उसको किस तरीक़े से अज्जाए तरकीबी में तब्दीली लाते हुए किस तरीक़े से उसको बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हम स्ट्रक्चरलिज्म में बहस करेंगे। यानी हम हमारे माइंड के कंपोनेंट्स के अज्जाए तरकीबी के बारे में जो है बहस करेंगे। तो विलियम वुंट को हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे और विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। क्यों हम विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं? विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली मर्तबा साइकोलॉजी को एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा या अलहदा सब्जेक्ट के तौर पर देखा। इससे पहले साइकोलॉजी को फ़लसफ़े में ही पढ़ा जाता था। तो विलियम वुंट को हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे और विलियम वुंट को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहेंगे, फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इसके साथ साथ हम विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहेंगे क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग मुकाम पर पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कायम की। तो इस तरीक़े से विलियम वुंट हुए फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। अब हम देखेंगे फंक्शनलिज्म, जो साइकोलॉजी की दूसरी पुरानी स्कूल ऑफ थॉट है। फंक्शनलिज्म में हम हमारे माइंड किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में हम जो है फंक्शनलिज्म में बहस करेंगे। जैसा पिछली ही अगर मैं मिसाल ले लूँ आपको, अगर एक सूटकेस में जो दवाई रखी हुई है वो दवाई किस चीज़ के लिए काम में आती है, उसका फंक्शन क्या है, इस पर हम बहस करेंगे, ना कि उसके अज्जाए तरकीबी पर। और इसके साथ साथ वो दवाई और मज़ीद किन किन बीमारियों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ की हम जो है बहस करेंगे। इस चीज़ के बारे में हम जो है फंक्शनलिज्म में बहस करेंगे। यानी हमारा माइंड किस तरीक़े से काम करता है। जैसा कि अगर एक पानी का बोतल दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें क्या क्या आ सकता है, तो हमारा माइंड कई तरीक़े से काम कर सकता है। हम कहेंगे दूध रख सकते हैं, हम इसमें पानी रख सकते हैं, हम इसमें पेट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शनलिज्म में हम बेसिकली हमारे माइंड के फंक्शन से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म हम किसे कहेंगे? फादर ऑफ फंक्शनलिज्म हम विलियम जेम्स को फादर ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन हो गए? विलियम
जेम्स। इसके अलावा जो तीसरा है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? बर्ताव को मानने वाले। बर्ताव को मानने वालों में जे.बी. वॉटसन है, ई.एल. थॉर्नडाइक है, बी.एफ. स्किनर है, आइवान पावलोव है। ये पूरे बिहेवियरिज्म को मानने वाले हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बिहेवियरिज्म पे तजुर्बात करने वाले हैं वो है जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बिहेवियरिज्म पर सबसे ज़्यादा तजुर्बात किए। बिहेवियरिज्म का मानना है कि हम माहौल को बतौर मुहिज इस्तेमाल करते हुए बच्चों के बर्ताव में तब्दीली ला सकते हैं, यानी हम जिस तरह चाहे बच्चों को उस तरह ढाल सकते हैं। इनका मानना है कि बच्चों का दिमाग एक कोरा कागज़ होता है, हम जिस तरह चाहे उस कागज़ पर लिखकर बच्चों को उस शेप में या उस शक्ल में ढाल सकते हैं। इसी के बुनियाद पर जे.बी. वॉटसन ने एक मशहूर मकाला कहा था कि मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसको जो चाहे वो बना दूंगा। यानी बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि हम ज़बरदस्ती किसी भी किस्म का नॉलेज बच्चों के अंदर ठूस सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजिकली ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती नॉलेज नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट की तरफ, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है, जो तश्कीलियत को मानने वाले हैं, ये लोगों का मानना है कि बच्चे अज़ खुद नॉलेज की तश्कील करते हैं, बच्चे अज़ खुद नॉलेज को बनाते हैं। तो तीसरा जवाब हमारा यहाँ पर सही है कि नॉलेज को ना तो दिया जा सकता है और ना ही नॉलेज को हासिल किया जा सकता है, बल्कि नॉलेज को तश्कील किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट को मानने वालों में कौन कौन है? प्याजे है और वाइगॉट्स्की है और जो है सो ब्रूनर है और जो है सो चॉम्स्की है। ये तमाम जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट को मानने वाले हैं। और आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। जैसा कि अगर आपको पूछा जाए कि पावलोव कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपको आना चाहिए कि पावलोव जो है बिहेवियरिज्म से बिलोंग करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि प्याजे कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, तो प्याजे कंस्ट्रक्टिविज्म से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको कौन सा साइकोलॉजिस्ट कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको जो है थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। बाज़ मरतबा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। एक मरतबा टेट में इस तरीके से पूछा गया था कि क़ानून मश्क जो है कौन से मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। तो क़ानून मश्क सबसे पहले है किसका? ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक कौन है? बिहेवियरिस्ट है, तो बिहेवियरिज्म से वो ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरीके के सवालात अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो आपको कौन सा माहिर नफ्सियात किस मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, ये मालूमात आपको होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है, 8वीं जमात का तालिब इल्म आज तबियात का सबक सीखता है, इसका साबिक़ा रियाजी का इक्तिसाब आज सीखे हुए तबियात के सबक में किसी किस्म का मददगार नहीं होता। यहाँ इस किस्म के इक्तिसाब की मुंतकिली है। इक्तिसाब की मुंतकिली आपको मालूम होना चाहिए 4 किस्म की होती है। पहली है मुस्बित, दूसरी है मनफी, तीसरी है सिफर और चौथी है जानिबी। अब मुस्बित मुंतकिली क्या है? मान लीजिए अगर आप जो है साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के बाद आप अगर जब गाड़ी चलाते हैं तो साइकिल में जो आप बैलेंस बनाना सीखते हैं गाड़ी चलाते वक्त, वो आपको काम में आएगा। तो ये होगा आपकी मुस्बित मुंतकिली। ठीक है। मनफी मुंतकिली क्या है? अगर पहला सीखा हुआ मवाद बाद में सीखे जाने वाले मवाद में अगर रुकावट पैदा करता है तो हम उसको मनफी मुंतकिली कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है अगर पहले सीखा हुआ मवाद बाद में सीखे जाने वाले मवाद में ना ही रुकावट पैदा करता है और ना ही उसको फ़ायदा पहुंचाता है तो हम उसको कहेंगे सिफर। और एक काम से किया जाने वाला काम अगर दूसरे हाथ से भी अगर हम कर सक रहे तो हम उसको कहेंगे जानिबी तब्दीली। तो इस तरह तब्दीली की 4 किस्में मुस्बित, मनफी, सिफर और जानिबी। तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया? एक बच्चा तबियत सीखता है लेकिन पहले वो जो रियाजी सीखा था अब तबियत सीखने में वो किसी किस्म की मदद नहीं करता, ना ही रुकावट पैदा कर रहा है ना ही फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो ये सिफर तब्दीली है। ठीक है ना, इक्तिसाब की सिफर मुंतकिली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक को इस मशहूर कारनामे की वजह से याद किया जाता है। यहाँ पर 4 नज़रियात दिए गए हैं, इसमें से थॉर्नडाइक का कौन सा है आपको पहचानना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर जो सही व ख़ता का जो एक नज़रिया है वो जो है थॉर्नडाइक का है, जिसमें इन्होंने 3 क़ानून पेश किए, क़ानून मश्क,
क़ानून आमादगी और क़ानून तासुर, ये जो है थॉर्नडाइक का है, ये जो है ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मुशाहिदाती इक्तिसाब या तख्लीदी इक्तिसाब, ये दोनों एक ही नज़रिए के नाम है जिसको अल्बर्ट बंडूरा ने पेश किया, जिसका एक और नाम समाजी इक्तिसाब भी है। और ये जो चौथा है बसीरती इक्तिसाब, इसको जो है कोहलर ने पेश किया, जिसने मशहूर जो है चिंपांजी के तजुर्बात किए थे, जिसमें सुल्तान नामी चिंपांजी का तजुर्बा जो है काफ़ी मशहूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इरिक्सन के मुताबिक बच्चों में एहसास तकमील और एहसास कमतरी इस उम्र से पैदा होती है। तो ये इरिक्सन के चंद स्टेजेस है जो आपको याद रखने ज़रूरी है, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। जो इरिक्सन का जो सबसे पहला स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, भरोसा बेभरोसा। ये क्या होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट? ये जो स्टेज है ये 1 साल से लेकर 1.5 साल तक होता है। इसमें बच्चे में या तो भरोसे की कैफियत पैदा होती है या फिर बच्चा बेभरोसा होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है ना। मान लीजिए एक बच्चा अपने माँ की गोद से दूसरे औरत की गोद में चला जाता है, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर भरोसे की कैफियत पैदा हुई। अगर बच्चा माँ के गोद से किसी दूसरी औरत के गोद में जाने डरता है तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर बेभरोसा जो है पैदा हुआ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि माजी में वो बच्चा किसी औरत के गोद में गया हो और उसको नुकसान पहुंचा हो, तो इस वजह से मिसट्रस्ट के जज्बात या कैफियत उसके अंदर पैदा हो चुकी होती है। इसके अलावा और भी स्टेजेस है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी है। तो वही यहाँ पर एहसास तकमील और एहसास कमतरी, जब बच्चा आज़ादी से काम करता है तो अगर उसको अप्रिसिएशन मिलता है, अगर उसकी तारीफ़ की जाए तो मज़ीद वो सख्त मेहनत करता है। अगर इसके बजाय उसको जो है हम डांट डपट करते हैं या उसको गुस्सा करते हैं तो वो एहसास कमतरी में चले जाता है। तो किस उम्र में बच्चे में एहसास तकमील और एहसास कमतरी पैदा होती है इरिक्सन के मुताबिक? तो इसका सही आंसर है 6 से 14 साल। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो 1 से 1.5 साल तक होता है, और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम ये 1.5 साल से लेकर 3 साल तक होता है। और इसके अलावा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वो जो है 3 से 6 साल होता है। और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, एहसास तकमील या सख्त मेहनत या एहसास कमतरी जो है 6 से 12 साल के दरमियान में होता है। अगर बच्चा सख्त मेहनत करता है, अगर उसको अप्रिसिएशन मिलता है, अगर उसको हम तारीफ़ करते हैं तो वो एहसास तकमील में जाता है। अगर उसको हम डांट डपट करते हैं, गुस्सा करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो एहसास कमतरी में चला जाता है। तो बहैसियत मौलिम, एक मौलिम को चाहिए कि बच्चे में एहसास कमतरी पैदा ना होने दे। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे 10वीं जमात में जाने के बावजूद भी वो 6वीं 7वीं की रियाजी से डरते हैं या खौफ खाते हैं। ये इस वजह से हुआ होगा कि जब वो 7वीं क्लास में थे या जब वो 7वीं जमात में थे तब उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हुई हो। तो आज भी वो रियाजी से उतना ही डरते हैं जितना वो 7वीं जमात में डरते थे। उसकी वजह यही होगी कि या तो उनका मजाक उड़ाया गया होगा या फिर उनको टीचर ने डांट डपट की होगी, तो वो एहसास कमतरी उनके अंदर डेवलप हो गई। तो आज भी वो रियाजी से उतना ही डरते हैं। तो ये था चौथा सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बालिदगी का वो उसूल जिसमें नशोनुमा दरमियानी हिस्से से शुरू होकर जिस्म के बैरूनी हिस्से तक फैलती है। यहाँ पर हमने नशोनुमा के पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नशोनुमा के 2 उसूल हैं, एक तो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, एक है सिफालोकॉडल। सिफालोकॉडल में जो नशोनुमा है पेशानी से लेकर सर से लेकर पैर के अंगूठे की सिमत होती है, और दूसरा जो उसूल है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये दरमियानी हिस्से से शुरू होकर जिस्म के बैरूनी हिस्सों तक फैलती है। दरमियानी हिस्से यानी जो हमारे जिस्म का दरमियानी हिस्सा है उसके अतराफ के आज़ा जो है या उज़लात जो है, जैसा दिल है, गुर्दे है, ये पहले काम करना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे हाथ पैर जो दरमियानी हिस्से से दूर है वो काम करना शुरू करेंगे। फिर आखिर में हमारी उंगलियां और पैर की उंगलियां वगैरह काम करना शुरू करेंगे, या फिर उनमें नशोनुमा आखिर में होगी। तो ये उसूल प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। तो सही जवाब है यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दबाव या रिप्रेशन का मतलब क्या है? तो दबाव का या रिप्रेशन का मतलब है इरादी भूल या दबा देना या फिर
जानबूझकर भूलने की कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बालिदगी के निशाने डेवलपमेंटल टास्क के तस्वुर को फ़रोग़ देने वाला। यहाँ पर 4 माहिर नफ्सियात का नाम दिया, आपको जो है डेवलपमेंटल टास्क के तस्वुर को किसने पेश किया उसका नाम बताना है। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या, बालिदगी के निशाने को हेवी गस्ट ने पेश किया। याद रखिए बालिदगी के मदारिज अलग है, बाज़ मरतबा उर्दू में आपको जो है ट्रांसलेशन में गलती हो सकती है, तो बेहतर ये है कि आप अंग्रेज़ी में पढ़ें। डेवलपमेंटल टास्क को हेवी गस्ट ने पेश किया और डेवलपमेंटल स्टेजेस को जी स्टैनली हॉल ने पेश किया और कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस को जीन पियाजे ने पेश किया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फ़र्द में ज़ाती तसव्वुर सेल्फ कॉन्सेप्ट का फ़रोग़ इस दौर से शुरू होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़ाती तसव्वुर बच्चों में जो है बचपन के दौर से ही शुरू हो जाता है। 3 से 4 साल का वो दौर होता है जिसमें बच्चे अपने आप के बारे में समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा चंद और कॉन्सेप्ट है, जैसा टाइम कॉन्सेप्ट है। टाइम कॉन्सेप्ट बच्चों में 12 साल की उम्र तक आ जाता है। इसके अलावा वेट कॉन्सेप्ट जो है, वेट कॉन्सेप्ट बच्चों में 3 साल की उम्र में ही आ जाता है। इसके अलावा सोशल कॉन्सेप्ट, समाजी कॉन्सेप्ट बच्चों में जो है 5 साल की उम्र के बाद से आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, आदादी कॉन्सेप्ट, आदात का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों में 2 से 3 साल की उम्र में आ जाता है। तो ये थे चंद कॉन्सेप्ट्स जो इम्तिहानात के नुक्ते नज़र से काफ़ी अहमियत के हामिल है। आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बालिदगी मुहासिल है। बालिदगी यानी नशोनुमा किसका मुहासिल है? तो बालिदगी जो है हमेशा याद रखिए आप, तवारुस और माहौल का मुहासिल है। तवारुस और माहौल पर ही नशोनुमा का इन्हिसार होता है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, शेपिंग या वज़ागिरी के तस्वुर का ताल्लुक़ हस्बे ज़ैल इक्तिसाबी नज़रिए से है। इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है कि वज़ागिरी का तस्वुर जो है कौन से नज़रिए से है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अमली मशरूतियत, सही व ख़ता, बसीरती इक्तिसाब, समाजी इक्तिसाब। तो शेपिंग का जो तस्वुर है इसको स्किनर ने पेश किया और स्किनर का नज़रिया है अमली मशरूतियत। शेपिंग का इससे पहले तस्करा करते हुए मैंने आपको बताया था शेपिंग किसे कहते हैं। बिहेवियर में, बर्ताव में तब्दीली के लिए एक तकनीक है जिसको स्किनर ने बताया। जैसा मैंने आपको सिगरेट की मिसाल देकर बताया कि अगर एक आदमी को सिगरेट छुड़ाना है तो एकदम हम सिगरेट उसका नहीं छुड़वा सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, उसके सिगरेट पीने की तादाद को कम करते 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 जो है आखिर में उसके सिगरेट पीने की आदत को छुड़वाएंगे। तो ये शेपिंग का तस्वुर था। इसके अलावा और बहुत सी तकनीक है, जैसा कि प्रीमैक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये भी एक जो है स्किनर की टेक्निक है बिहेवियर में तब्दीली लाने की। इसके अलावा प्रोग्राम्ड लर्निंग है। तो ये वो तकनीकें हैं जिनको स्किनर ने पेश किया जो हमारे बिहेवियर में तब्दीली लाने के लिए काफ़ी मददगार है। इसके अलावा सही व ख़ता का नज़रिया मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, E.L. थॉर्नडाइक का है जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बसीरती इक्तिसाब कोहलर का है और समाजी इक्तिसाब या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर मॉडलिंग, ये तमाम नाम जो है बेंडूरा की थ्योरी के हैं। तो ये थे आज के 10 सवालात। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखें ताकि हमको मज़ीद वीडियोज़ इस तरीके के बनाने के लिए हौसला अफजाई मिल सके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।